सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन। किन किन बेसिस पर किसी के साथ आप रिलीजन के नाम पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसकी रेस पर नहीं कर सकते, उसकी कास्ट पर, उसके सेक्स यानी कि जेंडर पर, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ का वो रहने वाला उस पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए इसके अंदर देखिए मेनली 6 क्लॉजेज हैं, जो कि हम उनको एक एक करके 15 जैसे आर्टिकल 15(1) और 15(6) तक जो है उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द की लीगल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच क्लॉजेज, क्योंकि हर एक के अंदर एक बहुत ही छुपी मीनिंग है, जो कि हर एक आर्टिकल का जो क्लॉजेज हैं वो हर एक अलग पर्पज़ के लिए बने हुए हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर हम जो लैंडमार्क केसेस की ये जो लिस्ट दी गई है इनको डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ रियल एग्जांपल्स के साथ साथ आपके लिए हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही आपके लिए उपलब्ध हैं। देखिए आर्टिकल 15 क्लोज 1 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट। आपने स्टेट के लिए आपने वीडियो देखी होगी। आर्टिकल 12, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। देखिए स्टेट को मैंने हाईलाइट किया क्योंकि को कहा गया है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीज़न के साथ। किन किन चीज़ों पर? उसके धर्म पर, उसकी रेस पर, ठीक है, वो कैसा दिखता है, ठीक है ना, कास्ट उसकी क्या है, उसका उसका मतलब वो लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, या जो और भी उसका चीज़ें हैं। प्लेस ऑफ बर्थ वो कहाँ का रहने वाला है। आजकल तो देखा होगा महाराष्ट्र में और कई जगहों पे अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही हैं, कर्नाटका में और भी अलग अलग स्टेट में। तो आप बताइए कि क्या वो ठीक है या सही गलत है। अब देखिए इसके 15(1) के अगर हम इंग्रेडिएंट्स देखें, टू अप्लाई दिस आर्टिकल दीज एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके लिए अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए स्टेट होना चाहिए, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है ये सब चीज़ें करने की। तो अप्लाइज ओनली टू गवर्नमेंट एक्शंस। तो गवर्नमेंट कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करेगी जिससे कि भेदभाव हो, ठीक है। सिटीजन्स किसको प्रोटेक्शन किसको मिल सकती है? सिर्फ सिटीजन्स को मिलेगी, इंडियन सिटीजन्स को, ना कि फॉरेनर्स को। डिस्क्रिमिनेशन, देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसा होना चाहिए? वो अनफेयर होना चाहिए, उसकी अनफेयर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। बहुत ही गलत तरीके से आपने जो है मतलब कोई रीजनेबल और कोई जो लीगली जो जो आपने जो भेदभाव किया है। देखो भेदभाव जैसे औरतों के लिए बना, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी अभी आपके सामने जिसमें कि आपको दिखेगा कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन वो क्या है, एक अलग से वो एक्सेप्शन रखी गई है ना। विमेन के लिए लॉ बनाना, बच्चों के लिए लॉ बनाना, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस हैं, ठीक है, तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं है। तो ओनली ये मतलब देखिए आप किन किन चीज़ों पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो कौन कौन से ग्राउंड हैं वो मैंने नीचे दिए। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पीपीटी से पीडीएफ को कन्वर्ट करते वक्त थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए आर्टिकल 15(1) के हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है। इफ़ द गवर्नमेंट सेज ओनली हिंदूज कैन अप्लाई फॉर पुलिस रिक्रूटमेंट, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर सरकार ये कहती है कि भाई सिर्फ हिंदू ही क्या कर सकते हैं, पुलिस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या है? असंवैधानिक है, ये क्या है? मतलब गलत है। तो रीज़न क्या है? दिस इज डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, क्योंकि आर्टिकल 15(1) मना करता है कि आप धर्म के नाम पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और ये यहीं पे वही हुआ है। इसका देखिए केस लॉ है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन 1951। इसके फैक्ट्स हैं, इन 1950 द मद्रास गवर्नमेंट हैड ए पॉलिसी communal geo that reserved seats in medical and engineering college based on caste and religion, जैसे ब्राह्मण्स, नॉन ब्राह्मण्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एट्सेट्रा। तो ये जो कॉलेज था इसके अंदर क्या थी कि सीट्स रिजर्व थी कम्युनल जियो के उससे। उसमें क्या था कि जो ये किस तरह के जो कॉलेज मतलब कॉलेज क्या था, मेडिकल और इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सीट्स के ऊपर। तो किस बेस्ड पर था? ब्राह्मण्स, नॉन ब्राह्मण्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम एट्सेट्रा। अब जब चपकम ने क्या थी, ब्राह्मण वुमेन थी, वॉज डिनाइड एडमिशन डिस्पाइट हैविंग हाई मार्क्स सिंपली बिकॉज द कोटा फॉर ब्राह्मण्स वॉज फुल। अब उसको एडमिशन नहीं दिया गया जबकि उसके अच्छे खासे मार्क्स थे, बस क्या रीज़न था कि जो जो ब्राह्मण्स कोटा था वो क्या था, पूरा फुल हो चुका था।
तो इसकी वजह से फिर देखिए कोर्ट ने क्या कहा, तो अभी उसने जो है चैलेंज किया कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, रिलीजन कास्ट के बेस पर। तो जजमेंट क्या रही, इशू यही रहा था कि डज द कम्युनल जीओ वायलेट आर्टिकल 15(1) विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। आपने धर्म और कास्ट से के साथ मतलब के हिसाब से मतलब भेदभाव किया है। तो इसी को लेके यही इशू इस जजमेंट के लिए था। तो कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द गवर्नमेंट्स ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या करा, ख़त्म कर दिया, असंवैधानिक बताया। रीजनिंग क्या दी, डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट रिलीजन इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15(1). तो क्या कहा गया कि भाई ये जो क्या है एडमिशन, आप अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो एडमिशन देते वक्त कि उसका जो उसकी कास्ट कुछ और है, रिलीजन कुछ और है, तो वो क्या है, आर्टिकल 15(1) का वायलेशन है। सो एट दैट टाइम देर वॉज नो प्रोविजन, ठीक है ना। देखिए जब ये जब की बात है, जब ये जजमेंट आई थी, ये उस टाइम पे हमारे पास कास्ट बेस्ड कोई रिजर्वेशन वाली चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तब क्या हुआ कि इसी के चक्कर में दिस लेड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट, आर्टिकल 15(4) हम पढ़ेंगे ना, तब वहाँ दिखेगा कि आपको इसी जजमेंट को हटाने के लिए भी ये अमेंडमेंट आया था। आर्टिकल 15(2) है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। तो जितने भी लोग हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनको जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनके साथ वहाँ जाने पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। और ग्राउंड्स वही हैं सेम, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना, इन सब से इनके बेस पे उनको रोका नहीं जा सकता। अब मान लीजिए कोई कमर्शियल प्लेसेस है, शॉप्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट्स हैं, तो ये जगह हो गई। फिर दूसरे पब्लिक यूटिलिटीज़ हो गए, जैसे कि वेल्स, कुआं, टैंक्स हो गए, बेदिंग घाट्स हो गए, रोड्स मेंटेन बाय स्टेट फंड और द जनरल पब्लिक। तो ये सब जो जगह हैं, यहाँ पे आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो हॉरिजॉन्टल राइट्स बेसिक, एक सेकेंड, इसको हॉरिजॉन्टल राइट्स पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल राइट अप्लाइज अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू। तो ये जो चीज़ है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जैसे मैंने कहा, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिखाया, शॉपकीपर्स हैं या जो जो पब्लिक प्लेसेस, बेसिकली ये सभी चीज़ें हैं, वो प्राइवेट हो या वो, ठीक है ना, दोनों ही जगह। और शॉप्स हो गई, इंक्लूड्स बार्बर शॉप, लॉन्ड्री, ऑफिस, ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या है, पब्लिक प्लेसेस ही हैं। पब्लिक रिजॉर्ट हो गया, मस्ट बी मेंटेन बाय स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू पब्लिक। तो इसे कौन मेंटेन करता हो, या कि ये तो गवर्नमेंट के फंड से होता हो या फिर वो सिर्फ पब्लिक के लिए बना हो। और नॉट डिसेबिलिटी, यू कैन नॉट स्टॉप समवन फ्रॉम एंटरिंग, ठीक है ना। तो इस तरह कोई भी डिसेबिलिटी नहीं दिखाई जाएगी कि भाई उनको आप रोकें। तो ये चीज़ें हैं आर्टिकल 15(2) के अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ ए शॉपकीपर रिफ्यूजेस टू सेल गुड्स टू अ पर्सन बिकॉज दे बिलोंग टू अ लोअर कास्ट। अगर देखिए कोई दुकानदार ये कह देता है कि जी मैं आपको सामान नहीं दूंगा क्योंकि आप एक निचली जाति से बिलोंग करते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये जो है दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15(2), क्योंकि फिर आपने क्या किया, उसके साथ में जो पब्लिक प्लेस है ये, यहाँ पर उसके एक्सेस को रोका है आपने। और किस किस बेस पे रोका है, उसकी जाति के नाम पर। आर्टिकल 15(3) है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए यहाँ से हमारी एक्सेप्शन शुरू होती हैं। अभी तक हम कह रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो एक गुड रीजनिंग है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सामाजिक तौर पर बहुत ही पहले से चलती आई हैं, तो उनको भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये कहता है कि इस आर्टिकल के अंदर बिल्कुल मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा अगर स्टेट अगर ऐसा कुछ भी कानून बनाना चाहे बच्चों के लिए, विमेन के लिए, तो वो चीज़ें बना सकती हैं। तो स्टेट को इस तरीके ऐसी चीज़ें करने के लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं है, क्योंकि ये जो है एक फर्स्ट एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अभी जो हमने 1 और 2 में पढ़ा है, आर्टिकल 15(1) और 2 में पढ़ा है, उनकी यहाँ से एक्सेप्शन शुरू होती है। क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए, अब देखिए अगर वुमेन के फेवर में लॉ बनेगा तो आदमी कह सकता है ये देखिए तो जेंडर बेस्ड हो गया, ठीक है ना, बच्चों के लिए भी हो गया तभी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकिन एक्सेप्शन स्टार्ट होती है, ये वाली एक्सेप्शंस बिल्कुल अलाउड है। तो इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है ये, क्योंकि उनको बचाने के लिए। यूजुअली डिस्क्रिमिनेशन इज़ बैड, है ना, भेदभाव करना एकदम गलत है, बट हेयर द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स। तो यहाँ पे संविधान क्या करता है कि हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को रिकॉग्नाइज करता है
और जो जो ऐसे जो जैसे औरतें और जो बच्चे हैं उनको उनके उनके अगर फेवर में कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ें की जा सकती हैं। तो गुड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज़ ओके। तो अगर देखिए वुमेन स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव देयर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है ना, ताकि जो जितने सालों से उनके साथ में प्रताड़ना होती है ही है, जो चीज़ें गलत हुई हैं तो उनको भी ठीक करने के लिए इस तरह की स्पेशल चीज़ें दी जाती हैं, कास्ट बेस पे भी दी जाती हैं। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए देखिए फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, अगर आपने देखा होगा कि राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, अगर इस तरह की चीज़ दी जा रही है बच्चों के लिए तो वो क्या है, दैट इज़ ऑल राइट। अब एग्जाम्पल देखिए, रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन इन बसेस और मेट्रो ट्रेन्स। अब देखिए उनके लिए जो उनके साथ जो छेड़छाड़ होती है, बहुत तरह की अलग अलग तरह की घटनाएं घटती हैं, तो इन सब से बचने के लिए भी क्या करती हैं गवर्नमेंट से करती है कि भाई क्या कर सकती है कि वो उनके लिए स्पेशल रिजर्व सीट्स बना सकती हैं। अब मेट्रो के अंदर आपने देखा होगा कि फर्स्ट जो कोच होता है दिल्ली के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वो हमेशा जो है विमेन के लिए रिजर्व होता है, और हर हर सीट जो वो 8-9 की बैठने वाली होती है उसमें 2 सीट्स हमेशा विमेन की या फिर किसी डिसेबल इंसान के लिए रिजर्व होती हैं, ठीक है। तो मेकिंग लॉज फॉर फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अब बच्चों के लिए क्या है कि बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन करना है ना। अब वो जाके वो मजदूरी करके अपने पैसे तो नहीं लगा सकते, या माँ बाप के गरीब होने की वजह अगर वो मतलब एजुकेशन से वंचित तो नहीं रह सकते, है ना। तो कंक्लूजन है दिस इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन बट प्रोटेक्शन। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये क्या है, प्रोटेक्शन है। अगर बच्चे ही उन बच्चों को कहने लगेंगे जाइए अगर पढ़ना है तो फिर कमा के लाइए, माँ बाप तो गरीब हैं, है ना। तो अब देखिए केस लो है यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954। इसके फैक्ट्स हैं, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी punished men for adultery but did not punish the women involved. It treated women as victims and not abettors. तो देखिए आपको पता होगा कि ये जो सेक्शन 497 था एडल्ट्री वाला, इस ये तो अब आज के टाइम पर देखिए इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, लेकिन पहले के टाइम पे इस केस के अंदर इसको चैलेंज किया गया कि भाई आप जो है आदमी को तो पनिश कर रहे हो उसमें, लेकिन औरत को क्या कर रहे हो, उसको विक्टिम दिखा रहे हो, जबकि हैं तो दोनों ही इन्वॉल्व। अब इसमें इसमें कहा गया है तो आर्टिकल 15 क्लोज, क्या बोलते हैं, आर्टिकल 15 का क्या है, वायलेशन है किसके, जेंडर के नाम पर, कि भाई अगर दोनों ही इन्वॉल्व हैं तो दोनों को पनिशमेंट होनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, दिस वॉज चैलेंज सेइंग इट्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मैन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। तो मैंने जैसे बताया कि वो उनके जेंडर, उनके सेक्स के नाम पर ये भेदभाव है। तो ये इशू था इसके अंदर, जजमेंट के अंदर, इस केस के अंदर, डज एग्जाम्प्टिंग वुमेन फ्रॉम पनिशमेंट इन एडल्ट्री वॉयलेट आर्टिकल 15(1). तो पूछा गया कि भाई क्या ये जो औरतों को आप ही एग्जाम्पशन दे रहे हो, ये जो छूट दे रहे हो पनिशमेंट की, तो क्या ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का वायलेशन नहीं है, जो कि जेंडर बेस्ड का सेक्स बेस्ड पे आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो जजमेंट में कहा गया, कोर्ट ने कहा कि दैट इज़ ऑल राइट, ऐसा करना कोई दिक्कत नहीं है। 497 जो आईपीसी का सेक्शन था वो बिल्कुल वैलिड बताया गया। रीजनिंग दी गई, आर्टिकल 15(3) जो है, अलाउ स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, द स्टेट कैन मेक लॉज दैट फेवर वुमेन और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेनल्टी ड्यू टू देयर सोशल पोजीशन। देखिए जो हमेशा से जो चीज़ें होती आई हैं ना, उसको ध्यान में रखते हुए, पीछे मतलब हिस्टोरिकली जो चीज़ें रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया कि मतलब स्टेट क्या है, देखिए 15 क्लोज 3 के अंदर है ही कि स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। तो ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं, उनका जो सोशल स्टेटस है उसको देखते हुए उसको उनको पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। अब आपको जैसे मैंने बताया कि अब एडल्ट्री जो है 2018 में जोसेफ शाइन केस के अंदर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो अब आर्टिकल 15 है, 15 क्लोज 4 है, एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ से देखिए रिजर्वेशन की बात आती है। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो देखिए स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है अपलिफ्ट करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए किन किन लोगों को जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, या फिर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए और सबके बराबर लाने के लिए इस तरह के प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। तो ये जो था, ये चीज़ क्यों लाई गई, जैसे हमने अभी चंपकम दोराई राजन वाला जो केस पढ़ा था जिसमें चैलेंज किया था इसको, तो देखिए इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट आया था ताकि इसको रिवर्स किया जा सके, क्योंकि जो रिजर्वेशंस वगैरह है फिर तो वो वैलिड ही नहीं रहेगी। तो इंग्रेडिएंट्स है आर्टिकल 15 क्लोज 4 के एडवांसमेंट होने के लिए, क्यों बनना चाहिए वो एडवांसमेंट के लिए, मेजर्स टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी। तो
अब आप ये देखेंगे भाई कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो बहुत पीछे चल रही है, ठीक है ना, हज़ारों सालों से, कई कई हज़ारों सालों से उनके साथ भेदभाव होता आया है। आज के टाइम पे भी मतलब 2025 में भी हमेशा आप देखते रहेंगे कि काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो अपलिफ्ट करने के लिए इस तरह के मेजर्स लिए जा सकते हैं। फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जो है आप बना सकते हैं, है ना, जो बेसिकली उनको भी आपको ऊपर ही लेके आना है। तो वो कौन सी क्लास होनी चाहिए जिसके लिए आप बना रहे हैं, ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होनी चाहिए। फिर आता है कि वो SC ST हो सकते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हों। क्या स्कोप है इसका? यूजली यूज्ड फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन। तो बेसिकली किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है कि ताकि उनको भी एजुकेशन मिल सके, सबके बराबर मतलब वो आ सकें, ऊपर आ सकें। दिस क्लोज एनेबल्स रिजर्वेशन बट डज नॉट मेक इट फंडामेंटल राइट। देखिए, तो यहाँ से रिजर्वेशन तो आई लेकिन इसको फंडामेंटल राइट नहीं बताया गया है। देखिए एग्जांपल है, लोअर कट ऑफ मार्क्स फॉर SC ST स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। आपने हमेशा देखा होगा कि जो जो जब भी मार्क्स होते हैं एडमिशन के लिए, तो देखा होगा कि अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से ही रहते हैं, ठीक है। तो SC STs के लिए, क्योंकि हज़ारों लाखों सालों से, मतलब कितने सालों से उनके साथ जो होता हुआ आया है, और 2025 में भी सिचुएशन बस 10-5% ही बदली है, जबकि 90-95% आज भी वही सेम ही चीज़ें। हम इतना एडवांस होते जा रहे हैं लेकिन चीज़ें कहीं नहीं गई हैं। आज भी आप देखते होंगे कि कई लोगों के मन में बड़ी गलत धारणा है कि कई कुछ लोग इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। मिसयूज़ का जो ये जो चीज़ें, हम 2-4 लोगों को एग्जांपल देख लेते हैं, 2000 का 10,000 लोगों का एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं लोग कि 35 करोड़ से भी ज़्यादा, 35-40 करोड़ तक की पॉपुलेशन होती है सिर्फ SC की, और अलग अलग कम्युनिटी की तो वो और भी ज़्यादा है, लगभग 90% से 92% तक ही वो होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे हम कितने लोगों का एग्जाम्पल देखते हैं, 2,000, 10,000, 5,000, इक्का दुक्का देखा जाए तो 4-5 ही, 10-15 लोगों के नाम हमें पता होते हैं। तो हम सोचते हैं कि वो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि वो, अगर सिर्फ SC कम्युनिटी की बात करूं या OBC कम्युनिटी की बात करूं, तो उसमें आपको दिखेगा कि जी सिर्फ ये मतलब 1% भी नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं आप कितने लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। जब आप इस तरह की बातें कहते हैं तो एक बार बड़े डाटा पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग वंचित हैं, ठीक है, आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं वो। तो हमने बात करी कि देखिए लोअर मार्क्स उनको उनके लिए रखे जाते हैं। फिर रिजर्विंग सीट्स फॉर OBC स्टूडेंट्स इन मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मान लीजिए इसमें क्या क्या है कि OBC स्टूडेंट्स के लिए जो है सीट्स रिजर्व कर दी जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो ये भी एक एग्जांपल है। देखिए केस लॉ है इसके अंदर, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, बड़ा ही लैंडमार्क केस है, इसको मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशन रिपोर्ट प्रोवाइडिंग 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन। तो देखिए मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसने कहा कि भाई 27% जो OBC के लिए हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व्स होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और एजुकेशन बेस्ड इंस्टीट्यूट के अंदर। तो ये जो है क्या थी, मतलब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी। दिस कॉज्ड नेशन बाय प्रोटेस्ट, द वैलिडिटी ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वाज चैलेंज। तो इसमें जो है काफ़ी जो है पूरे देश में जो है बड़ा हंगामा मच गया था। तो फिर इसी को चैलेंज भी किया गया कि भाई ये वैलिड है कि नहीं है। तो जजमेंट में क्या कहा गया था कि क्या क्या चीज़ें थी। OBC रिजर्वेशन को देखिए वैलिड बताया। कास्ट कैन बी अ बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग बैकवर्डनेस। तो कहा कि देखिए कास्ट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि कौन कितना बैकवर्ड है ये हम पता कर सकते हैं। क्रीमी लेयर एडवांस्ड सेक्शन विद इन OBC मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेनिफिट्स। तो OBC के अंदर ये कहा गया कि भाई जो लोग हैं कुछ जो लोग ऊपर आ चुके हैं अपने कास्ट के अंदर ही, उनका इकोनॉमिकली और वो जो एजुकेशनली सब चीज़ों में ऊपर आ चुके हैं, तो उनको वो क्रीमी लेयर में रखा जाए। उनको मतलब OBC की सीट्स में कभी उनके जो बच्चे रहेंगे जो भी रहेंगे उनको नहीं दिया जाएगा। 50% कैप रखी गई कि भाई इससे ज़्यादा ना रिजर्वेशन रखी जाए। टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सिचुएशंस। तो ये रखा गया 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो चलो कभी बड़ा रेयर रहता है ये। नो प्रमोशन कोटा, ठीक है। रिजर्वेशन कहाँ तक थी, बस ये अप्लाइज ओनली टू इनिशियल अपॉइंटमेंट्स, जब भी आपकी एडमिशन के टाइम पे या फिर अपॉइंटमेंट जब जॉब लग रही होती तब के टाइम पे, ठीक है ना। बाद में इसको मॉडिफाई किया गया अमेंडमेंट्स के थ्रू। आर्टिकल 15(5) है, वो कहता है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। देखिए अगर जब एडमिशन होगा तो बाकी में भी रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ स्टेट तो नहीं रहेगा। तो स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड
कास्ट और SC/STs रिगार्डिंग एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट वेदर एडेड और अनएडेड। तो बेसिकली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं ना, उनको भी इंक्लूड किया गया भाई, इनके लिए भी जो एडमिशन के लिए सीट्स रिजर्व्स होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो क्या है, गवर्नमेंट की मदद लेते हों, पैसे उनसे गवर्नमेंट से आते हों या ना आते हों, ये फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सेप्शन क्या है, देखिए ये किसके लिए, किस पे अप्लाई नहीं होता, ये डज नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इन पे ये अप्लाई नहीं होता है। सोर्स देखिए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2005, जहाँ से ये बताया गया था। देखिए आर्टिकल 15 का 5 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सपेंशन कहाँ क्या है, देखिए कवर्स प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। अब सिर्फ पहले क्या था, ये सिर्फ गवर्नमेंट्स तक का ही था, ठीक है, तो अब सभी के लिए है, तो सब पे ही मतलब आपको रिजर्वेशन रखनी पड़ेगी। या देखिए वो एडेड हो या अनएडेड हो, मतलब गवर्नमेंट से मदद मिलती हो या ना मिलती हो, फ़र्क नहीं पड़ता, अप्लाइज इवन इफ़ कॉलेज टेक्स नो मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ना पैसे लेते हो तब भी जो है उनको उनके लिए सीट्स रखनी ही पड़ेंगी। एग्जामेशन कहाँ के लिए दी गई है, माइनॉरिटी कॉलेजेस जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम्स स्कूल्स एट्सेट्रा, तो इनके लिए ये इस पर एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल है, ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मस्ट रिजर्व सीट्स फॉर SC/ST स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी अगर है तो उसको सीट्स रखनी होंगी SC/ST स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो दूसरे ग्रुप्स हैं। हाउएवर ए मदरसा और कॉन्वेंट स्कूल कैन नॉट बी फोर्स टू डू दिस, ठीक है। तो लेकिन मदरसा और जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो नाउ जजमेंट, ये केस लो है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। फैक्ट्स हैं, देखिए 93rd अमेंडमेंट आर्टिकल 15 क्लोज 5 को लेके आया ना, तो एंड द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट वर चैलेंज, तो 93rd अमेंडमेंट और ये जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट है वो उसको चैलेंज किया गया। पिटिशनर ने कहा, आर्ग्यू दैट फोर्सिंग रिजर्वेशन ऑन प्राइवेट कॉलेज वायलेट्स द राइट टू डू बिजनेस एंड इक्वालिटी। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो हमें बिजनेस जो करने का जो अधिकार है उसका हमारा वायलेशन, और एक ये बराबरी का अधिकार भी जो हमारा है उसको वायलेट करता है। तो जजमेंट क्या रही, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 15 क्लोज 5, बोला कि ये जो आर्टिकल 15 क्लोज 5 है यानी कि 93rd अमेंडमेंट है बिल्कुल सही है। रीजनिंग क्या दी, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। कहा गया है कि देखिए संविधान का ये टारगेट है, ये गोल है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी एजुकेशन की बराबरी, उनको भी बराबरी से एजुकेशन मिले। However, the court reiterated the creamy layer must be excluded from OBC reservations। तो जो पहले की बात कही गई थी कि OBC के अंदर जो क्रीमी लेयर है तो वो तो बनी रहेगी, ठीक है ना, उसको हटाया नहीं गया, उसको रिट्रीट रखा। अब देखिए नई चीज़ आई है EWS रिजर्वेशन आर्टिकल 15 क्लोज 6। तो स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अप टू मैक्सिमम 10% रिजर्वेशंस। तो देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो भी हैं, ठीक है, यहाँ पे कास्ट की बात नहीं की गई है, तो इनके लिए भी क्या है 10% तक की रिजर्वेशन, क्योंकि काफ़ी लोग हैं इवन दे कैन बिलोंग टू सम हायर कास्ट, पर उनकी जो सोशली जो इकोनॉमिक की जो कंडीशन है वो बहुत ही आज के टाइम पे बहुत बेकार है, तो उनको भी अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो उनके लिए भी ये चीज़ें 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लाई गई। देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि कहा गया इकोनॉमिक क्राइटेरिया था बेस्ड ऑन फैमिली इनकम नॉट कास्ट, ठीक है ना। तो वो उनकी जो इनकम है वो एक नंबर दिया गया, जैसे कि 8 लाख रखी गई, तो भी 8 लाख से फैमिली इनकम कम होनी चाहिए, तो मतलब पर वो कास्ट के हिसाब से नहीं रखा गया। एक्सक्लूजन है, कौन कौन नहीं आएंगे इसके अंदर, फॉर दोज नॉट कवर्ड अंडर SC/ST OBC कोटा, तो ये लोग मतलब EWS में अप्लाई नहीं कर सकते अगर वो SC/ST OBC कोटा में आते हैं। तो सीलिंग मतलब कितना, इसकी लिमिट कितनी रखी गई, मैक्सिमम 10% सीट्स ही टोटल सीट्स की रखी दी जाएंगी। वैलिडेशन क्या है, देखिए अपहेल्ड जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो जनहित अभियान ये जो जजमेंट थी इसको मतलब वैलिडेशन मतलब इसको अपहेल्ड किया गया। आर्टिकल 15(6) के कुछ एग्जांपल हैं, अ स्टूडेंट फ्रॉम अ पुअर ब्राह्मण फैमिली कैन गेट 10% रिजर्वेशन। अब के टाइम पे अब देखिए ब्राह्मण हो के आप हैं तो अपर कास्ट, तो लेकिन अगर क्या है कि आपकी सोशली जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बहुत ही खस्ता है, तो इस चक्कर में अगर वे पुअर ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको भी 10% की रिजर्वेशन मिल जाएगी अपलिफ्ट करने के लिए। कंडीशन, फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 8 lakhs और प्रिस्क्राइब लिमिट, ठीक है। तो अभी के टाइम पे तो मोटा मोटा मुझे जहाँ तक पता है 8 लाख ही है, ठीक है, तो या फिर जो है जब चेंज होगी तो उसके हिसाब से रहेगी।
ठीक है, एवोल्यूशन क्या रहा, देखिए आर्टिकल 15 का 1951 में पहले तो बस एक छोटा सा ही था, मतलब 15 क्लोज 3 तक ही था। फिर 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट आया जिससे कि SC ST और OBCs के लिए रिजर्वेशंस को इंक्लूड किया गया। फिर 93rd अमेंडमेंट में जो है 15 क्लोज 5 को ऐड करके प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी मतलब एडमिशन्स रख दिया गया सभी कास्ट के लिए, कास्ट बेस पर भी। और 2009 में जो है EWS को ऐड कर दिया गया 103rd अमेंडमेंट के हिसाब से। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, किसी भी तरह की क्वेरी है, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, share and subscribe to the channel. Thank you so much.